नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान के दूसरे चैप्टर प्राणियों में पोषण के प्रश्नोत्तर। तो इस कड़ी में पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न इसके अंतर्गत दिया गया है, मानव में पोषण के मुख्य चरण। देखिए, मानव के जो पोषण के मुख्य चरण हैं वो हमने पढ़े हैं, जिनमें सबसे पहला है अंतःग्रहण। ठीक है, और इस चरण के अंदर हम क्या करते हैं, अंतःग्रहण के अंदर भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वहीं से हमारा पाचन वो शुरू हो जाता है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता जाता है, पाचन। तो सबसे पहला क्या हो गया, अंतःग्रहण। फिर आ जाएगा पाचन। जब भोजन पच जाता है उसके पश्चात उसका किया जाता है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण के पश्चात उसका आता है स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण, और लास्ट में उसका होता है निष्कासन। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अंतःग्रहण, उसके पश्चात पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर आएगा निष्कासन। ठीक है, इस प्रकार ये स्टेप होंगे। ये तो हुआ हमारा क। दूसरा हमारा ख है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो देखिए, इस ग्रंथि का नाम है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। तीसरा ग हमारा है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है। तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। चौथा घ, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीर्घ रोम या रसांकुर कहलाते हैं। ठीक है, पांचवा च है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करेगा, खाद्य धानी के अंदर करेगा। कहाँ करता है, खाद्य धानी। इस प्रकार ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है कि मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मंड या स्टार्च का जो पाचन है वो हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ख है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है, जीभ है वो लाला ग्रंथि से रस छोड़कर भोजन में मिला देती है। ग, पित्ताशय में पीतरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। बिल्कुल ठीक है। घ, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। बिल्कुल सही है, और इस क्रिया को हम पशुओं के द्वारा जुगाली करना कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है क, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है। देखिए, वसा का पूर्ण रूप से पाचन की जहाँ तक बात है तो वो क्षुद्रांत्र, जिसे हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं, में किया जाता है। अगला है ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है वृद्धांत्र, यानी बड़ी आंत, जहाँ जल का अवशोषण किया जाता है। चौथा हमारा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों के साथ कीजिए। कॉलम ए के अंदर हमें खाद्य घटक दिए गए हैं और कॉलम बी में हमें उस घटक के पचने से बनने वाले उत्पाद दिए गए हैं। तो सबसे पहला खाद्य घटक है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होता है तो शर्करा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पाचन का उत्पाद है शर्करा। वहीं प्रोटीन का जब पाचन होता है तो एमिनो अम्लों का निर्माण
होता है। ठीक है, और वसा है उसका पाचन होने पर वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इस प्रकार इनका सुमेलन होगा। ठीक है, अगला 5वां प्रश्न है, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। देखिए, दीर्घ रोम शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई अनेक संरचनाएं होती है। इन्हीं संरचनाओं को दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। यह शुद्रांत्र में होती है। कहाँ होती है? शुद्रांत्र में। और साथ ही साथ इनका कार्य यह है कि ये भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी शुद्रांत्र में होंगे और भोजन का अवशोषण हो, उसके लिए तल क्षेत्र वो बढ़ाने का काम शुद्रांत्र में रसांकुर या दीर्घ रोम के द्वारा किया जाता है। 6ठा प्रश्न है, पीत कहाँ निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। देखिए, पीत का निर्माण है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है और पित्ताशय में जाकर ये संग्रहित हो जाता है और भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। और वसा का पाचन जब कर देता है तो वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो पीत यकृत में बनेगा, पित्ताशय में जाके इकट्ठा होगा और भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करके वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। देखिए, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रूमिनेंट ही कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि रूमिनेंट में जो शुद्रांत्र और वृद्धांत्र है, तो शुद्रांत्र और वृद्धांत्र के बीच एक बड़ी थैली नुमा संरचना होती है जहां भोजन के सेलुलोज का पाचन करने वाले कुछ जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु सेलुलोज का पाचन कर देते हैं, लेकिन ये जीवाणु मनुष्य की आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य वो इस सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेन क्या हो गया, सेलुलोज को पाचन न कर पाने के पीछे यानी मनुष्य की आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणुओं का न होना। 8वां प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। देखिए, ग्लूकोज है वो शर्करा का एक सरल रूप है और इसको पचाना बहुत ही आसान है और ये तुरंत आंतों के द्वारा अवशोषित भी कर लिया जाता है, इसलिए हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, देखिए अक्सर क्या होता है, अपन अपने आप को देखें, अपने आसपास को देखें, परिवार को देखें, तो अपना कोई न कोई सदस्य वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका होता है कई बार। तो जब उसमें वहाँ एडमिट होता है तो उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। कारण उसका यही है कि ग्लूकोज है वो सरल रूप में है और पच जाएगी बहुत आसानी से और तुरंत आंतों के द्वारा जब अवशोषित कर ली जाएगी तो व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए उसे ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। ठीक है, 9वां प्रश्न है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। पहली क्रिया 1 नंबर पे दे रखी है, पचे भोजन का अवशोषण। देखिए, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो अवशोषण शुद्रांत्र या छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? शुद्रांत्र या छोटी आंत में। 2 नंबर पे भोजन को चबाना। देखिए, भोजन को चबाने की जहाँ तक बात है, भोजन मुंह के अंदर चबाया जाता है और अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के दांत होते हैं जो ये कार्य करते हैं। 3 नंबर हमारा है जीवाणु नष्ट करना। देखो, जीवाणुओं को नष्ट करने का जो काम है वो आमाशय के अंदर होता है, क्योंकि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस आदि होते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, चौथा है भोजन का संपूर्ण पाचन।
देखिए भोजन का संपूर्ण पाचन है वो शुद्रांत्र या छोटी आंत के अंदर होता है। मल का निर्माण, देखिए मल का निर्माण बड़ी आंत या वृद्धांत्र के अंदर होता है, ठीक है, और वहाँ से उसे मलाशय की ओर भेज दिया जाता है। इस प्रकार पचे भोजन का अवशोषण होगा शुद्रांत्र में, भोजन को चबाने की क्रिया होगी मुंह में, जीवाणु नष्ट करने की क्रिया होगी आमाशय में, भोजन का संपूर्ण पाचन की क्रिया होगी शुद्रांत्र में, और मल का निर्माण होगा मृदांत्र में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखिए, ठीक है। देखिए समानता क्या है, अमीबा और मानव के पोषण में समानता देखें तो दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं, यानी दोनों के अंदर खुद भोजन संश्लेषण करने की क्रिया नहीं होती है, तो दोनों ही विषम पोषण करते हैं क्योंकि दोनों में सभी क्रियाएं होती है। खाद्य पदार्थों का सड़ पदार्थों में परिवर्तन दोनों ही करते हैं, साथ ही साथ दोनों ही ऊर्जा भी मुक्त करते हैं, और इनमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन दोनों में समान रूप से होते हैं। लेकिन जहाँ तक अमीबा और मानव के पोषण में अंतर की बात है तो देखिए अमीबा में पाचन की क्रिया बहुत ही सरल होती है और ये खाद्य दानी के अंदर पाचन हो जाता है, जबकि मनुष्य में पाचन की क्रिया अत्यंत जटिल होती है और इसमें पाचन के पूरा आहार नाल होता है। क्या होता है? पूरा आहार नाल, जो कई अंगों से मिलकर बना होता है। 11वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। तो हमें क के अंदर पहला दे रखा है लाला ग्रंथि। देखिए लाला ग्रंथि मुंह के अंदर होती है और ये लाला रस स्रावित करती है, ठीक है। जहाँ स्टार्च का पाचन शुरू होता है तो क का समीकरण किससे बैठेगा? 3 नंबर, लाला रस स्रावित करना। ख दे रखा है आमाशय, तो आमाशय उसमें अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। जहाँ कुछ जीवाणु है उनको भी नष्ट किया जाता है, तो ख का समीकरण बैठता है किससे? 4 नंबर से। ग दे रखा है यकृत। देखिए यकृत है वो पीत रस का निर्माण करता है, श्रवण करता है, तो ये ग का समीकरण बैठेगा 1 नंबर से। और घ मलाशय, देखिए मलाशय वहाँ बिना पचे भोजन का भंडारण होता है, तो वो बैठेगा 2 नंबर से समीकरण बैठेगा, ठीक है। यानी बिना पचा भोजन काम भंडारित होता है मलाशय, जहाँ से उसे समय समय से मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। च में दे रखा है शुद्रांतर। देखिए यहाँ पाचन है वो पूरा होता है, ये हमने ऊपर वाले प्रश्न के अंदर भी देखा है, ठीक है। 6ठा है वृदांतर। यहाँ जल का अवशोषण होता है और इसके बाद वृदांतर के बाद ही अवशोषण के बाद जो मलाशय उसमें मल जाता है और मलाशय के मल द्वारा ही उसका निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 12वां प्रश्न जो है, दिए गए पाचन के आरेख को नामांकित कीजिए। यहाँ हमें मानव पाचन तंत्र के कुछ भाग दिए गए हैं जो दिखा रखा है, हमें उसको क्या करना है? नामांकित करना है। तो अब मैंने इसको चित्र के हिसाब से आपको वापस कर दिया है। ये देखिए कहाँ इसका यकृत है, पित्ताशय है, आमाशय है, अग्नाशय है, शुद्रांत्र है, वृद्धांत्र है, मलाशय और ये गुदा, ठीक है। इस प्रकार आप इसका नामकरण कर सकते हो, ठीक है। यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, शुद्रांत्र, वृद्धांत्र, मलाशय और गुदा। लास्ट 13वां हमारा प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। देखिए इसमें सीधा सा उत्तर होगा नहीं, ठीक है। अब इसके कारण के रूप में हम अलग अलग तरीके से बातें कह सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए हरी सब्जियां उसमें देखो सेलुलोज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ हरी सब्जियां हमारे पूरे पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाएगी।
अब जहाँ घास की बात आ रही है तो घास तो मनुष्य के लिए वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सेलुलोज पचेगा नहीं। लेकिन कुछ दिनों की बात है तो कुछ समय शायद हम हरी सब्जी पर बिता भी लें, लेकिन जीवन निर्वाह की जहाँ तक बात है, हम हरी सब्जियों और घास से भोजन करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो हमें तभी प्राप्त होंगे जब भोजन संतुलित होगा, और ये खाली सब्जियों से घास से भोजन संतुलित नहीं होता, इसलिए हमारा जीवन निर्वाह संभव नहीं है। तो इसी के साथ हमारे ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।